नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास के ज्योग्राफी विषय के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को पढ़कर आप अच्छे अंक प्राप्त करें। और फर्स्ट जो बुक है आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसको लेकर आज बात की जाएगी। फर्स्ट नंबर जो अध्याय है मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र को लेकर, और इसमें जो विशेष जो टॉपिक हैं उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो टॉपिक देखने को मिल रहा है, मानव भूगोल के पिता कहें या जनक कहें, जर्मन विद्वान हैं जिनका नाम फ्रेडरिक रेडजल महोदय हैं। फ्रेडरिक रेडजल महोदय को मानव भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने मानव भूगोल के विस्तृत अध्ययन के लिए अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। इसी प्रकार अगले पॉइंट को लेकर अगर बात करें तो आगे दे रखा है मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं जो रेडजल महोदय ने दी हैं, जर्मन विद्वान हैं। एलन सी सैम्पल महोदया ने दी हैं जो अमेरिकन महिला विद्वान हैं, और विडाल डिला ब्लास महोदय जो एक फ्रांसीसी विद्वान हैं। परिभाषाएं एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। आइए इन परिभाषाओं को लेकर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो परिभाषा दे रखी है प्यारे साथियों, वह रेडजल महोदय के अनुसार, रेडजल महोदय ने जो परिभाषा बताई है मानव भूगोल की, मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बिल्कुल ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, मानव समाज और धरातल, इनके बीच का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। एलन सी सैम्पल महोदया, इन्होंने बताया मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल ये बात भी एलन सी सैम्पल महोदय ने बताई है। विडाल डिला ब्लास महोदय के अनुसार पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ये मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। तीनों परिभाषाएं अच्छे ढंग से याद करना, तीनों में से एक परिभाषा एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। जी हाँ, अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। अगले टॉपिक में आपको एक सारणी दिखाई दे रही है प्यारे साथियों, जिसमें मानव भूगोल की समय अवधि दे रखी हैं और उनके उपागम दे रखे हैं। तो ये भी कई बार पूछे जाते हैं। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आरंभिक उपनिवेश युग में जो उपागम दे रखा है वह है आपके अन्वेक्षण और विवरण को लेकर। अन्वेक्षण और विवरण में ध्यान दें आप सभी कि ये उपनिवेश से पहले का युग है, तो उस समय अन्वेक्षण यानी खोज चल रही थी, विवरण यानी अध्ययन चल रहा था। उत्तर उपनिवेश युग की बात करें तो प्रादेशिक विश्लेषण इसका उपागम माना जाता है। अंतर्युद्ध अवधि 1930 की अगर बात करें तो क्षेत्रीय विभेदन इसका उपागम माना जाता है। ये भी छोटे क्वेश्चन के रूप में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। 1950 से 1960 के दशक की अगर बात करें तो स्थानिक संगठन इसका उपागम कहलाता है, और 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा को माना जाता है। 1990 का जो दशक है वह आधुनिककरण विचारधारा को परिभाषित करता है। तो मानव भूगोल की समय अवधि और उपागम को लेकर आप जरूर ध्यान देवें। अब मानव भूगोल की प्रकृति को लेकर अगर बात करें तो प्रकृति का जो फर्स्ट बिंदु आता है प्यारे साथियों, वह है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण, इसका तात्पर्य होता है कि यह निश्चयवाद विचारधारा को परिभाषित करते हैं, जिसमें
मनुष्य जो आदि मानव हैं वह निश्चित रूप से अपना जीवन यापन प्रकृति के नियमों पर निर्धारित करता है, जिसे निश्चयवाद विचारधारा या मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसी कड़ी में इसका जो प्रतिपादन है, इसके जो समर्थक हैं वह सैंपल महोदय और रेडजल महोदय को माना जाता है निश्चयवाद के प्रतिपादक के रूप में। इनके अनुसार आदि मानव का जीवन या क्रियाकलाप निश्चित रूप से प्रकृति के नियमों पर निर्भर था, इसलिए इसको निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में इनकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास है, कौन सी विचारधारा है, तो आपको याद रखना है निश्चयवाद विचारधारा को बताया गया है। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर अगर बात करें तो एक आता है प्रकृति का मानवीकरण। देखिए सबसे ऊपर की ओर टॉपिक दे रखा है प्रकृति का मानवीकरण, जिसमें बताया गया है कि इसे संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो विडाल डी लाप्लास महोदय हैं और इनके अनुसार आधुनिक मानव अपने ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, कौशल के आधार पर नवीनतम संभावनाएं खोजता है, नए नए आविष्कार करता है, इसलिए इसको संभववाद की उपाधि दी जाती है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसमें संभववाद में प्रकृति जो है वह मानव की दास बताई जाती है, मनुष्य को यहाँ पर शक्तिशाली बताया जाता है। संभववाद का तात्पर्य होता है नवीनतम संभावनाएं खोजना, आविष्कार करना, ये मूल बात दे रखी है। बिल्कुल। इसी प्रकार एक विचारधारा और बनती है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में बताया गया है कि न तो आप निश्चयवाद की तरह, नवनिश्चयवाद के अगर प्रतिपादक की बात करें साथियों तो ग्रिफिथ टेलर महोदय को नवनिश्चयवाद का जनक कहा जाता है। और ये नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच की कड़ी का सिद्धांत माना जाता है, जिसे नवनिश्चयवाद कहा जाता है। और जिसमें यह बताया गया है कि न तो निश्चयवाद की तरह प्रकृति के दास बनो और न ही संभववाद की तरह प्रकृति का विनाश करो, बल्कि आप प्रकृति के साथ तालमेल बना के रखो, सामंजस्य बना के रखो। तो यही आपके निश्चयवाद को, नवनिश्चयवाद को परिभाषित करता है। इस विचारधारा को समझाने के लिए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने एक नवीन विचारधारा और प्रस्तुत की है जिसका नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके प्रतिपादक भी ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं और इन्होंने चौराहे पर लगी हुई ट्रैफिक लाइट नियमों का प्रयोग किया है। और चौराहे पर 3 लाइट लगी होती हैं, जिसमें से नंबर 1 रेड लाइट होती हैं जो रुकने का संकेत देती हैं, अर्थात मनुष्य प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त कर रहा है और यदि प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो वहाँ मनुष्य को रुक जाना चाहिए। फिर होती है आपके ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट संकेत देती हैं चलते रहो। जहाँ मनुष्य संसाधनों को प्राप्त कर रहा है प्रकृति से और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो प्रकृति संकेत देती है कि हे मनुष्य इनको प्राप्त करते रहो। इसी प्रकार से येलो लाइट जो चलने के लिए तैयार होना, यह संकेत देती है। तो जहाँ प्रकृति मनुष्य को संकेत देवे कि मनुष्य मेरे पास अथाह भंडार हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए आप तैयार हो जाइए, तो यह विचारधारा आपके किसको परिभाषित करेगी? येलो लाइट के संकेत को परिभाषित करेगी। बिल्कुल। तो ये रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा इसी के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। फिर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस सारणी से भी पूछा जाता है। सारणी क्या है वो देखिए आप। सारणी में दे रखा है सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र दे रखे हैं, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। इनमें जिन जिन के उप क्षेत्र हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न बनेगा एग्जाम में सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है व्यवहारिक भूगोल है, सामाजिक कल्याण भूगोल है, अवकाश भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है और चिकित्सा भूगोल है।
इसी प्रकार राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्रों में निर्वाचन भूगोल हैं और सैन्य भूगोल हैं। इसी प्रकार लास्ट आर्थिक भूगोल में अगर देखा जाए, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल आदि आते हैं। तो ये मुख्य मुख्य जो बिंदु थे वो आपको ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट लेसन के छोटे क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन को लेकर बात की गई हैं। और बड़े क्वेश्चन के लिए आप सभी ग्लोबल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल के माध्यम से आप पर्सनल कांटेक्ट करके भी जो हैं इसके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको विदित कर चुका हूँ कि ये नोट्स आपको मूल रूप से जो हैं ऑनलाइन भी प्राप्त हो जाएंगे, या फिर आप यदि PDF के रूप में अगर नोट्स चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी इस नंबर पे आप संपर्क करें तो आपको नोट्स प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन चैनल से जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।